360 में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। दुनिया भर में आज एक खबर सुर्खियों में है, ऑस्कर अवार्ड। लेकिन अपने देश में सबसे बड़ी खबर है बजट। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों खबरों को मिलाने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री ने आज कैसा बजट पेश किया है, अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, ये बताते हैं। चलिए, परफॉर्मेंस के आधार पर हम उन्हें अनोखा ऑस्कर अवार्ड देने वाले हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि उनके बजट में 9 हाई पॉइंट्स हैं, तो हम भी वित्त मंत्री को आज देंगे 9 बड़े अवार्ड्स। लेकिन इस अवार्ड सेरेमनी को शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज की टॉप हेडलाइन। A sum of rupees 2.87 lakh crores will be given as grant in aid to the Gram Panchayats and municipalities as per the recommendations of the 14th Finance Commission. बजट 2016 में मोदी सरकार की इमेज बदलने की कोशिश। सूट बूट की सरकार के टैग से हटने के लिए पूरा फोकस रखा ग्रामीण विकास पर। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है। प्रधानमंत्री ने कहा, गरीब के लिए है बजट, आधार को बनाएंगे मजबूत, मनरेगा में झोंकेंगे 38,500 करोड़ रुपए। विपक्ष ने कहा, कर रहे हैं नकल। There is no major relief to the taxpayer or the middle class or the small and medium business person. वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट बाजार को नहीं आया पसंद। डिविडेंड पर टैक्स लगने और कॉर्पोरेट टैक्स पर सफाई नहीं आने से निराशा। आम टैक्स पेयर को ना के बराबर फायदा, अब जेब से जाएगा किसान कल्याण सेस। हर तरह की गाड़ी पर भी देना होगा प्रदूषण टैक्स। लेकिन ब्लैक मनी रखने वालों के लिए बैकडोर एंट्री का इंतजाम। 45% टैक्स चुकाकर कार्रवाई से बचने का आया विकल्प। और बजट में टैक्स छूट नहीं मिली तो क्या हुआ? आज रात से पेट्रोल होगा 3 रुपए सस्ता, लेकिन डीजल में 1.5 रुपए की बढ़ोतरी। गांव और गरीब की ओर चली सरकार, इस एक जुमले में है जेटली जी के बजट का सार। इस बजट को आप जहां से और जैसे भी देखें, यही बात समझ में आती है। गरीब गांव गुलजार, मिडिल क्लास बेजार और अमीर रोए जार जार। फिर भी जनाब कहते हैं कि हमें मझदार में भी आता है दरिया करना पार। फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको किन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। जेटली ने कहा कि राहुल गांधी की ब्रेल पर बात मानी है, लेकिन लगता है कि सरकार ने राहुल की दूसरी बात को भी कंसीडर किया। चुनाव 2019 में है, लेकिन सूट बूट वालों से अभी ही दूर जा छिटकी। Accepting the suggestion that came from the Mr. Rahul Gandhi, I propose to exempt this exemption to the Beryl paper also. गांव के लिए 2,80,000 करोड़ और जिस योजना को मोदी जी यूपीए की गलती बताते थे, उसी मनरेगा को रिकॉर्ड फंड। सस्ते घरों पर टैक्स छूट दी तो 5 लाख तक की आय पर 3,000 की अतिरिक्त कर छूट। मोदी जी ने तो वित्त मंत्री की पीठ भी थपथपा दी। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। फिर भी पूछने वाले पूछ रहे हैं कि जो किसान बिन पानी मौत के मुंह में फंसा है, उसकी प्यास बुझाने के लिए फौरी तौर पर क्या किया, क्यों नहीं कर्ज माफ किया। बहुत निराशाजनक बजट है ये। एक असामान्य साल में सामान्य सा बजट है। किस प्रकार से ग्रामीण इलाकों में के विकास की बात वो कर रहे हैं। बजट में किसान और गांव का हल्ला है। इससे पहले स्टार्टअप और मेक इन इंडिया का शोर था, लेकिन बजट है कि इनकी पैरवी जोरदार आवाज में करता ही नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स घटाने में कंजूसी तो नियम कानून आसान करने में कश्मकश। लड़खड़ाते बैंकों के लिए महज 25,000 करोड़ रखे। यूं ही नहीं बाजार सुस्त है, बस इसी का भरोसा है कि वित्तीय घाटे का टारगेट फेल नहीं हुआ। लेटर इंफ्रा के लिए पैसे दिए। मिडिल क्लास के साथ हाई महंगाई की जुगलबंदी करती जो पार्टी कुर्सी पा गई, उसी ने मिडिल क्लास की सुध नहीं ली। जून से हर चीज महंगी हो जाएगी, क्योंकि हर सर्विस पर
0.5% का किसान कल्याण सेस लगेगा। ऊपर से टैक्स में कोई राहत नहीं। अमीरों पर तो 3% वेल्थ टैक्स बढ़ा दिया। हाँ, ब्लैक मनी रखने वालों के लिए बैकडोर एंट्री का इंतजाम जरूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये था आज के बजट का एक तरीके से सारा। अवार्ड सेरेमनी शुरू करते हैं। तमन्ना, तो पहला अवार्ड हमारे वित्त मंत्री जी को कौन सा जा रहा है? तो सबसे पहला अवार्ड इस खास अवार्ड सेरेमनी में है संस्कारी रॉबिन हुड अवार्ड। तो वित्त मंत्री को पहला अवार्ड है संस्कारी रॉबिन हुड का। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज के जमाने में रॉबिन हुड ऐसा लुटेरा था जो अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटता था। राइट। और आज पेश हुए बजट को नटशेल में अगर समझने की कोशिश की जाए तो बात इतनी ही है कि अमीरों से लेकर पैसा गरीबों को दे दो। वित्त मंत्री ने अमीरों पर वेल्थ टैक्स को 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया है। यहां तक मिडिल क्लास को भी कोई रियायत नहीं दी है। लेकिन जब बात गांव और गरीबों की आए तो जेटली जी ने पोटली खोल दी है। गांव के विकास के लिए 2.8 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। मनरेगा को रिकॉर्ड तोड़ फंड भी दिया है। सिंचाई के लिए इस साल 12,000 करोड़ रुपए और 5 साल में 86,500 करोड़ रुपए की योजना बनाई है वित्त मंत्री जी ने। Government will therefore reorient its interventions in the farm and non-farm sector to double the income of farmers by 2022. Our total allocation on agriculture and farmers' welfare is rupees 35,984 crores. We need to address issues of optimal utilization of our water resources, create new infrastructure for irrigation, conserve soil fertility with balanced use of fertilizer, and provide value addition and connectivity from farm to markets. The Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana has been strengthened and implemented in mission mode. 28.5 lakh hectares will be brought under irrigation under this scheme. Special focus has been given to ensure adequate and timely flow of credit to the farmers against the target of 8.5 lakh crores in 2015-16. The target of agricultural credit in 16-17 will be an all-time high of rupees 9 lakh crores. To reduce the burden of loan repayment on farmers, a provision of rupees 15,000 crores has been made in the budgetary estimates of 16-17 towards interest subvention. Sum of rupees 38,500 crores has been allocated for Manrega in 2016-17. सरकार ने बजट को प्रगतिशील करार दिया है। पीएम मोदी ने इसे गांव, गरीब और किसानों के हक में बताया तो दूसरे मंत्री बजट को देश के 125 करोड़ लोगों की भलाई करने वाला बता रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए इसमें कई योजनाएं रखी गई हैं। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इट्स अ बैलेंस कॉम्प्रिहेंसिव बजट। कहेंगे कि गांव, गरीब, किसान का, देश की उड़ान का। मैं देश का मंत्री हूं। आज टेलीकॉम के क्षेत्र में, आज पोस्टल के क्षेत्र में सबसे अधिक अपेक्षा ई कॉमर्स जो फैल रहा है वो गांव में फैल रहा है। ये गांव, गरीब, किसान, जवान, नौजवानों का बजट है और ये बजट एक प्रगतिशील बजट है। ये एक बदलाव का बजट है। देश की डिमांड खुद तैयार करके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 लाख करोड़ रखना, ये बहुत बड़ा बजट है। ये एक ऐसा बजट है जो समाज के हर वर्ग को छूता है। बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से वित्त मंत्री ने इसके अलग अलग पहलुओं की तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया। मैं समझता हूँ 125 करोड़ लोगों तक ये बजट पहुंचता है, उनकी आकांक्षाओं को छूता है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि बजट निराश करने वाला है और इसमें कोई भी बिग आइडिया नहीं है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री रिफॉर्म को ट्रांसफॉर्म करने का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। It is that there is no big idea. Its only virtue is that it has left every section equally disappointed. This is the third budget of the NDA government. The first two were forgettable. The Prime Minister had promised that he would
reform to transform. There is no major relief to the taxpayer or the middle class or the small and medium business person. The reduction in the corporate tax rate for a very limited class. तो सरकार ने इस बजट में अपनी पूरी इमेज बदलने की कोशिश की है विपिन, लेकिन अवार्ड सेरेमनी तो हमारी बस शुरू ही हुई है। क्या है अगला अवार्ड? जी, अगला अवार्ड अब जाता है जिसकी लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि टैक्स में बड़ी रिलीफ आएगी, 2.5 लाख से बढ़ाकर 290 हो जाएगी और भी कई तरह के टैक्स रिलीफ मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए अवार्ड नंबर 2 है टैक्स ट्रेजेडी अवार्ड। तो वित्त मंत्री को जो दूसरा अवार्ड दिया जा रहा है वो है टैक्स ट्रेजेडी का। कहां तो उम्मीद थी कि हुजूर टैक्स छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 2,90,000 कर देंगे और कहां उन्होंने टैक्स का बोझ यहां पर बढ़ा दिया। आयकर में कोई छूट मिली नहीं, हर चीज जून से महंगी होने जा रही है क्योंकि हर सर्विस पर जून से आधा फीसदी का कल्याण सेस लगेगा और तो और अमीरों पर लगने वाले वेल्थ टैक्स को 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। हाँ, 5 लाख से कम आय वालों को टैक्स में बस इतनी रियायत दे दी है कि अब उन्हें 2 की बजाय 5,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। थोड़ी राहत सस्ते घर का ख्वाब देखने वालों के लिए है। 50 लाख तक के घरों पर 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा टैक्स छूट और 30 स्क्वायर मीटर तक के घर बनाने वाले बिल्डरों को मुनाफे पर टैक्स अब नहीं देना होगा, हालांकि मैट उन्हें लगेगा। तो विपक्ष ने भी सरकार की आम आदमी को टैक्स राहत ना देने की आलोचना की है। आम साधारण जनमानस जो है, जो नौकरी पेशा आदमी है, उस पर तो ये बजट बहुत बोझ डालने वाला साबित हुआ है। बजट में अब सर्विसेज टैक्स बढ़कर 15% हो गया। 22 महीने पहले ये 12% था। आज फिर आपने 0.50% सेस लगा दिया। ये सेस की सरकार है। स्वच्छ भारत सेस, शिक्षा सेस, किसान के नाम पर सेस, क्लीन एनर्जी सेस, हायर एजुकेशन सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। अरे भैया, कितने सेस आप लगाएंगे? आप गरीब की कमर कैसे तोड़ेंगे? जो नौजवान लोग हैं, अगर वो इमिटेशन ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, रेडीमेड कपड़े, वाटर हीटर, उन सब पर आपने अतिरिक्त कर लगा दिया। यहां तक कि इंटरनेट इक्विपमेंट, मॉडम, उन पर भी कर लगा दिया। रेल, मेट्रो रेल और मोनो रेल, उनके ऊपर आपने नया कर लगा दिया। जो बस से यात्रा करने वाला स्टेज कैरेज परमिट वाला व्यक्ति है, 6.5% कर उस पर लगा दिया। गहरी कमाई करके जब आदमी रिटायर होगा तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो मेरी गाढ़ी कमाई का हिस्सा है, जब वो मिलेगा एक साधारण कर्मचारी को, तो वो सारी की सारी उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। क्या इस प्रकार से हम और 1 पैसा टैक्स स्लैब के अंदर आपने फायदा दिया नहीं। तो टैक्स को लेकर बड़ी शिकायतें हैं। टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया का कहना है कि बजट टैक्स पेयर की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला बजट रहा। निराश तो होना ही है। एक तरफ देखिए, भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 100, 200, 500 करोड़ रुपए डिविडेंड इनकम है, टैक्स नहीं लगता है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, टैक्स नहीं लगता है। और उधर बेचारे कॉमन आदमी के ऊपर टैक्स लगता है। टैक्स ज्यादा लगेगा क्योंकि ब्याज की इनकम कम होगी। पर फायदा एक है, इस समय बजट से जो ब्याज पे टीडीएस कटेगा, वो टीडीएस कम रेट पे कटेगा, जिससे टैक्स पेयर के पास पैसा जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ब्लॉक नहीं हो जाएगा। यही फायदा है। तो यहां पर वाकई टैक्स ट्रेजेडी हो गई है। लोगों को टैक्स के फ्रंट पर कोई फायदा नहीं मिला है। तमन्ना, बहरहाल अब तीसरा अवार्ड क्या है वित्त मंत्री जी के लिए? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है विपिन, क्योंकि कुछ फायदा तो कुछ लोगों को मिलेगा। ये है सफेदी की चमकार अवार्ड। तो ब्लैक
ब्लैक से व्हाइट करने का पूरा इंतजाम है इस बजट में, इसलिए अवार्ड दिया जा रहा है। कहा तो ये था कि काला धन आएगा और काला धन रखने वाले जाएंगे, लेकिन अब कहानी बदल गई है। काला धन जमा कर देश की अर्थव्यवस्था में अंधकार लाने वाले लोगों को सिस्टम में बैकडोर एंट्री का इंतजाम कर दिया गया है। बजट में कहा गया कि ऐसे लोग छिपाई गई संपत्ति का 45% देकर किसी भी कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। योजना सिर्फ 4 महीने के लिए है। इसी तरह जिन कंपनियों का टैक्स विवाद चल रहा है वो 25% कर चुकाकर मामला खत्म कर सकते हैं। सरकार ने कर छुपाने वालों पर आय का 50% जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। I propose a limited period compliance window for domestic taxpayers to declare undisclosed income or income represented in any form of asset and clear up their past transgressions by paying tax at 30%, a surcharge of 7.5% and a penalty of 7.5%, which is a total of 45% of the undisclosed income. बजट में घरेलू ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए नई विंडो का ऐलान किया गया है। टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल का इस पर मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। हमें हालांकि विथ ऑल माय सिंपैथीज फॉर द ऑनेस्ट एंड द कॉमन सैलरीड टैक्स पेयर इन्वेस्टर, एक चीज जरूर है कि भाई ये जो ब्लैक मनी का ये पूरा एक ईविल था, उसको कभी तो चेक करना था। मैं इसको पॉजिटिवली लूं तो ये कहूंगा कि एक 45% का टैक्स बर्डन दे के उन्होंने वंस फॉर ऑल 30 प्लस 7.5 करके वंस फॉर ऑल उसको चेकआउट करने के लिए एक मौका दिया है। इससे इफ द ब्लैक मनी कम्स आउट और जो मेन स्ट्रीम है हमारी इकोनॉमी की उसमें आएगा तो टू दैट एक्सटेंट इट विल हेल्प द इकोनॉमी। हालांकि ऑलवेज जब भी कोई डिस्क्लोजर स्कीम आती है, ब्लैक मनी स्कीम आती है और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम है, वो भी एक पॉजिटिव है। इसका हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेशल बजट अवार्ड सेरेमनी जारी है। आगे विपिन, ऐसा अवार्ड जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, पूरा सादा जीवन जीने का साहस सिखाता है। उसके अलावा एक और अवार्ड होगा जिसमें वित्त मंत्री सरताज बने हैं। किस चीज के सरताज बने वो आपको पता पड़ेगा इस ब्रेक के बाद। आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है ऑस्कर्स की, और ऑस्कर्स मिले कई सारे एक्टर्स को, लेकिन हमारे खास अवार्ड फंक्शन में एक ही विजेता है और वो है वित्त मंत्री जी। अब अगला अवार्ड कौन सा है विपिन? जी, एक ऐसा अवार्ड है जो कि जिसका नाम है सादा जीवन अवार्ड, और वित्त मंत्री जी ने कुछ चीजें इतनी महंगी कर दी हैं कि आप मजबूर हो जाएंगे कि आप सादा जीवन ही जिए। तो ये है सादा जीवन अवार्ड। तो आम जनजीवन में संस्कार कैसे लाए जाएं, उनका जीवन सादा कैसे बनाया जाए, कोई वित्त मंत्री जी से सीख ले। इसलिए हम मंत्री जी को ये अवार्ड दे रहे हैं, सादा जीवन अवार्ड। बजट में अमीरों के लिए कुछ हिदायतें एकदम साफ है। सिगरेट ना पिएं, बाहर खाना खाने ना जाएं, थिएटर ना जाएं और हवाई यात्रा भी ना करें। और हाँ, ब्रांडेड कपड़ों और सोने चांदी की चमक से तो थोड़ा दूर ही रहें। मंत्री जी ने ये सब चीजें महंगी कर दी हैं। हर तरह की कार को महंगा कर दिया है। पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियों पर 1% सेस लगा दिया है। डीजल गाड़ियों पर 2.5% सेस लगा दिया है और एसयूवी पर तो सीधे 4% सेस लगा दिया है। यानी आप इन चीजों से दूर रहें और सादा जीवन बिताएं। तो डीजल गाड़ियों पर टैक्स बढ़ने से ऑटो सेक्टर की चिंताएं बढ़ गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ईडी पवन गोयनका का कहना है कि डीजल गाड़ियों पर टैक्स लगाने से प्रदूषण कम नहीं होगा। So far, never fuel has come in as a way of putting levy, and I'm a little concerned that that might then lead to bunkering every year. In fact, the concern that I have is that every year when excise duty is changed, it creates a lot of discontinuity for us in the way pricing is managed. So I'm not surprised with it, but the concern that I have though is that there is already a diesel vehicle tax indirectly. I think taxation is not the path or not the lever that should be used for reducing pollution.
चलिए, तो ये सादा जीवन अवार्ड हुआ वित्त मंत्री जी के लिए। और अब बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड तमन्ना क्या दे रहे हैं वित्त मंत्री जी को? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग अवार्ड है। देखिए कि कुछ दिनों पहले एक पॉलिटिकल जुमला चला था, सूट बूट की सरकार। अब इस बार इस सरकार ने दिया है सूट को बूट, इसलिए मिल रहा है इनको सूट को बूट अवार्ड। विपक्ष इस सरकार पर सूट बूट की सरकार होने का आरोप लगाता था, लेकिन आज तो जेटली जी ने सूट वालों से पूरा फासला बना लिया है। जी हां, वेल्थ टैक्स बढ़ा दिया, सीधे 3% का इजाफा, महंगी गाड़ियों पर 4% सरचार्ज लगा दिया, हीरे और सोने पर ड्यूटी बढ़ा दी, 10 लाख से ज्यादा के डिविडेंड पर 10% का टैक्स भी लगा दिया है। तो क्या जेटली जी के बजट से कॉर्पोरेट इंडिया खुश हो पाया? आइए आपको सुनाते हैं कि कॉर्पोरेट दिग्गजों का क्या कहना है बजट पर। जो लोग 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड कमाते हैं उसको डबल टैक्स देने पड़ेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी होगा और इनकम टैक्स भी रहेगा। ये अनफेयर नहीं है क्योंकि ये ऊंची इनकम के लोग रहेंगे। सबसे पहले जो फिस्कल डिसिप्लिन 3.5% जो बोली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर देश की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी डिपेंड होती है। साथ में जो 9 पॉइंट एजेंडा फॉर बिल्डिंग इंडिया जो जेटली जी ने रखा, दैट इज विथ अ पर्पस कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर, फार्म, रूरल, इन सब के लिए जो पैसे एलोकेट किए हैं, ये हिंदुस्तान की फंडामेंटल्स के लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। It was a very comprehensive budget in the sense that it covers almost every part of the economy. अगर आप rural areas देखें, there was a lot for the rural economy. There was a lot for agriculture. There was a lot for irrigation. There was a bit for infrastructure. There was something for housing. There was something for startups. So it was a very, very comprehensive budget. तो इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। इस सेक्टर में सरकार ने कुल 2,18,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। इसमें सड़क और रेल दोनों शामिल है। सरकार हाईवे बनाने में 55,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। तो बजट में वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को जितना पुश दिया है उससे क्या फर्क पड़ेगा, कितना हेल्प होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप जुड़े हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग के YM देवस्थले साहब, स्वागत है आपका। आपके हिसाब से बजट कैसा रहा? क्या इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा जिसकी जरूरत है? मेरे ख्याल में एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। जिस कठिनाइयों से हम गुजर रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ भी ग्रोथ अटकी हुई है, रूरल मार्केट्स में सिचुएशन बहुत ख़राब थी पिछले 1 साल में। तो इन सब को देखते हुए 2 चीज़ें की हुई है। एक तो रूरल एलोकेशन बढ़ाया है, रूरल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर दिया है। रोड्स और हाईवेज पे इस बजट में और रेलवेज बजट में रेलवेज के ऊपर। तो ये जो 2 लाख करोड़ का प्लान है, ये मेरे ख्याल में ज़रूर सिचुएशन बदल देगा। ऐसा लगता तो है कि ग्रोथ के लिए ये अच्छा रहेगा। अगर बहुत प्रोजेक्ट अवार्ड किए जाएंगे हाईवेज पे, रोड्स पे और रेलवेज में, तो उससे 2 चीज़ें होती है। एक तो इनकम जनरेशन होता है, जॉब क्रिएट किए जाते हैं और बाकी सारे अलाइड इंडस्ट्रीज को भी फिलिप मिलता है। तो इसके लिए मुझे तो लगता है कि ये जो थ्रस्ट इन्होंने दिया है रूरल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे स्थिति संभालने में काफी मदद मिलेगी। तो देवस्थली साहब, फोकस तो है इंफ्रा पर, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर को उस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया गया है? पीपीपी के लिए उन्होंने 2-3 अनाउंसमेंट किए हैं, लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिस स्थिति में आज प्राइवेट सेक्टर है, उस स्थिति में ज्यादा कंपनियां पीपीपी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने की आशंका नहीं है। यानी लगता तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंपनियां वेट कर रही है हम पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ कंपनियों की स्थिति अच्छी है, वो आज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सरकार का मेरे ख्याल में ये अनुमान है कि इस स्थिति में सरकार को ही स्पेंड करना पड़ेगा और इकोनॉमी को अगर पिकअप मिलना चाहिए
तो उसका सारा भार, बहुतांश भार सरकार को उठाना पड़ेगा। इसके लिए ये रोड्स और हाईवेज और रेलवेज में इतनी सारी प्रोविजन की है, इतना बड़ा प्लान बनाया गया है। प्राइवेट सेक्टर की क्षमता कम है, अगर ओवरऑल इकोनॉमी पिकअप हो जाएगी, अगर उन्हें ईपीसी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे तो उनकी वर्किंग कैपिटल सिचुएशन सुधर सकती है। तो मेरे ख्याल में 1 साल के बाद प्राइवेट सेक्टर फिर से उभर आएगा और फिर इसमें पार्टिसिपेट करने लगेगा। आज तो ये बहुत कम नजर आ रहा है, इसके लिए स्टेट और सेंटर दोनों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना पड़ेगा। सली साहब हमसे बात करने के लिए। और फिक्की की पूर्व प्रेसिडेंट नैनालाल किदवाई का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ने से काफी फायदा होगा। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपका क्या असेसमेंट है इस बजट का? आप देखिए तो ये बजट एक्सपेक्टेशंस तो हमारी यही थी कि ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, फार्म इनकम और जो सोशल प्रोजेक्ट्स हैं उन पर कुछ ध्यान होगी, और वैसे तो हुआ है। और उससे और भी जो महत्वपूर्ण बात है वो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पेंड हुई है, ये फोकस जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ रही है पिछले साल में भी हम देखे हैं, और रोड्स और रेल के तो अनाउंसमेंट तो अभी देख भी लिया है, पोर्ट्स एयरपोर्ट्स तक भी पहुंच रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। और इस बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी सरकार का बड़ा फोकस रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 से 60 स्क्वायर मीटर के घर निर्माण में मुनाफे पर 100% टैक्स छूट मिलेगी। हालांकि यहां पर मैट लागू होगा। इसके अलावा अब 60 स्क्वायर मीटर से कम के घर पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। घर खरीदारों को सहूलियत देते हुए वित्त मंत्री ने पहला घर खरीदने वालों के लिए होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को 50,000 रुपए बढ़ा दिया। अभी यह सीमा 2 लाख रुपए है। हालांकि इसके लिए घर की कीमत 50 लाख और होम लोन की राशि 35 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज बजट में आवास की बजट भविष्यवाणी की एक बात सच साबित हुई। हमने आपको बताया था कि सरकार अंडर कंस्ट्रक्शन घर में होम लोन ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट के लिए समय सीमा बढ़ा सकती है। बजट में ऐलान किया गया है कि होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा अब 5 साल तक मिल सकेगा। फिलहाल अगर 3 साल में घर बनकर तैयार नहीं होता है तो 2 लाख रुपए की ये छूट मात्र 30,000 रुपए रह जाती है। इसके अलावा रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड को भी सरकार ने बड़ी राहत देते हुए उस पर से डीडीटी यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म कर दिया है। और छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन अवार्ड सेरेमनी यहाँ खत्म नहीं हुई है। आगे देखिए एक खास अवार्ड। जी हाँ, हम बताएंगे कि हम एक जादूगर वाला अवार्ड देने जा रहे हैं वित्त मंत्री साहब को। तो क्या जादू कर दिया उन्होंने और किस तरह के जादूगर हैं, अगला अवार्ड इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बजट 360 डिग्री और हम बता रहे हैं कि आज का बजट कैसा था और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि हम वित्त मंत्री जी को दे रहे हैं कुछ खास बेहद अहम अवार्ड जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने किया। तो तमन्ना, अगला अवार्ड क्या जा रहा है वित्त मंत्री जी को? अगला अवार्ड काफी इंटरेस्टिंग है, ये है वित्तीय जादूगर अवार्ड। तो आज बाजार और इंडस्ट्री की नजर थी वित्तीय घाटे के नंबर पर। हालांकि वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि वित्तीय घाटे की लक्ष्मण रेखा सरकार नहीं लांघेगी। उन्होंने 2015-16 में वित्तीय घाटे के लक्ष्य को 3.5% पर ही रखा। इतना ही नहीं, योजना के मुताबिक 16-17 के वित्तीय घाटे के लक्ष्य को भी उन्होंने 3.9% पर रखा है। वित्तीय घाटे के आंकड़ों पर देश से लेकर विदेशी निवेशकों तक की नजर थी। अर्थशास्त्रियों की भी राय थी कि पब्लिक स्पेंडिंग से सरकार को ग्रोथ मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को भी काबू में रखना चाहिए। सरकार ने एकदम यही किया। I have weighed the policy option and decided that prudence lies in adhering to fiscal targets. Consequently, the fiscal target in the revised estimate of 2015-16 and the budget estimate of 2016-17 have been retained at 3.9% and 3.5% of GDP respectively. अब इसमें जादूगिरी ये है कि
वित्त मंत्री ने कहीं समझाया नहीं कि ओआरओपी का खर्च जब आएगा और साथ में पे कमीशन का खर्च जब आएगा वो कैसे बैलेंस होगा। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए कि आगे चलकर एक कमेटी बिठाई जाएगी जो देखेगी कि एक फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े के बजाय क्या एक रेंज होनी चाहिए। तो मार्केट एक्सपर्ट नीलेश शाह के लिए बजट में अच्छी बात यह है कि घाटे को लक्ष्य को हासिल किया, तो दूसरी तरफ बजट से पीएसयू बैंक को ज्यादा राहत नहीं मिली है। बजट में वो 3.5% के फिस्कल डेफिसिट टारगेट को जो अचीव किया है वो है। दूसरी चीज जो है कि एक गवर्नमेंट ने फोकस की है डिस्प्यूटेड टैक्स सेटलमेंट की। वीडीआईएस चाहे एक रूप से लेके आए, डिस्प्यूटेड टैक्स सेटलमेंट करे, तो इस वजह से एटलीस्ट कंप्लायंस बढ़ेगा, लोग टैक्स नेट में आएंगे और होपफुली आगे वाले दिनों में वो टैक्स कंप्लायंट रहेंगे। सो ये दो चीज अच्छी है बजट के अंदर। बाकी तो डेविल इज इन द डिटेल। तो जो एक उम्मीद थी कि पीएसयू बैंक के पीछे रिकैपिटलाइजेशन ज्यादा होगा, ये जो क्लीन अप प्रोसेस चालू हुई है उसके लिए ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, वो इस बजट में तय होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वित्तीय घाटे के नंबर ने बाजार को काफी हद तक सहारा दिया। वैसे दिन भर आज बाजार बजट को समझने में ही लगा रहा। सेंसेक्स में एक समय तो 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट आ गई थी। हालांकि बाजार में अच्छी रिकवरी भी आई, बाजार एक बार फिर हरे निशान पर पहुंचा, लेकिन आखिर में सेंसेक्स 150 पॉइंट और निफ्टी करीब 43 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार को 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड पर 10% टैक्स और ऑप्शन ट्रेडिंग पर एसआईटी बढ़ने से थोड़ी नाखुशी जरूर हुई। वहीं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी गार लगने और कॉर्पोरेट टैक्स पर सफाई न आने से भी बाजार निराश रहा। तो मार्केट एक्सपर्ट वल्लभ भंसाली का कहना है कि बजट से इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस समय दुनिया के हालात ऐसी है कि इसमें ग्रोथ की गारंटी नहीं है। उससे ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या कहा है कि हमें जो गई साल 7.6% ग्रोथ हुआ, तो अपने आप इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो उस ग्रोथ के पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए फिस्कल डिसिप्लिन रखना एक तरफ जरूरी था, रूरल डिमांड को बूस्ट करना दूसरी तरफ जरूरी था, और तीसरी तरफ जरूरत था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसके लिए पुरानी समस्याओं को सुलझाओ, नई समस्याओं के अंदर सिटीजन को आसानी हो, उन्होंने उस बातों पे बहुत ध्यान दिया है। अब जो देखने में आया है कि गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ठीक रकम से किया है, रोड में, पावर में, डिफेंस में, रेलवे में, वो खर्चा चालू है। और जो फिस्कल डेफिसिट नंबर की ओर ध्यान था कि बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट देखना नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट की ज्यादा बोरिंग होगी मार्केट में, जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़े रहेंगे। आई थिंक वो भी नंबर फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छे से डिलीवर किया है। तो हमारी ये मानना है कि अब इंटरेस्ट रेट कट रिजर्व बैंक की ओर से एकदम इमिनेंट है, और इनफैक्ट वो फंडामेंटल इंप्रूवमेंट देता है कंपनियों के प्रॉफिट में। सो आई थिंक द बिगेस्ट आउटकम इज दिस कि बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट खुश हैं, और उससे इक्विटी मार्केट भी इवेंचुअली खुश होगा। Better than what was expected, and expenditure is much more controlled. So financial conditions are very good. और जो बहुत ज्यादा डर था वो सब नहीं आया। कैपिटल गेन्स पर्टिकुलरली, क्रूड के इंपोर्ट का बिल, तो 3-4 की चीजें हम बोल रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट के साथ छेड़छाड़ न करें। हाँ, पीएसयू बैंक को रिकैपिटलाइज कर दें तो 25,000 करोड़ दे दिया। वो 25,040 बोल थे, वहां पर 25 ही आया। सो टू दैट एक्सटेंट इट इज अ डिसअपॉइंटमेंट। माय बैंकिंग एनालिस्ट इज सेइंग कि 25,000 करोड़ इज ग्रॉसली इनसफिशिएंट। अब मेरे को लगता है कि इट विल बी फॉलोड बाय हेफ्टी रेट कट। वित्त मंत्री के बजट में सभी क्षेत्रों के संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। जहां सरकार ने खर्च बढ़ाया, वहीं घाटे के लक्ष्य को भी बरकरार रखा है। आखिर ये दोनों चीजें एक साथ कैसे संभव होगी, इस पर हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने बात की आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास और रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आर्या से। हर किसी की निगाहें टिकी थी, या फिर कह सकते हैं बजट से पहले इस बात पर काफी बहस था कि सरकार सामाजिक काम पर, सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, या फिर सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को लेकर काफी कंसर्न रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि सरकार ने खर्च भी बढ़ा दिया और फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को भी मीट करने का दावा किया है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंतर विरोध है। तो ये कितना मुमकिन होगा कि इतने सारे एक्सपेंडिचर हम कर सके गांव में, किसानों पर? तो देखिए, ये जो बजट इस साल का है वो बहुत ही रियलिस्टिक बजट है, बहुत ही क्रेडिबल बजट है। इसका जो रेवेन्यू नंबर्स है, टैक्स रेवेन्यू हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, वो बहुत ही रियलिस्टिक है। और आपके व्यूअर्स का ज्यादा टाइम मतलब निटी-ग्रिटी में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन नंबर्स आर वेरी बहुत ही क्रेडिबल है और वो अचीवेबल है।
दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर साइड में आप देखिए, अब इकोनॉमी का क्या जरूरत है। आज के सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आज के सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रूरल एरियाज में जो फार्मर्स एग्रेरियन डिस्ट्रेस और द रूरल डिस्ट्रेस, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूरल एरियाज, वो भी सबसे बड़ा चैलेंज एक है। और ये सब, और इरिगेशन भी एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। आप देखिए पिछले 2 साल में फॉर एग्जांपल हमारे जो रेनफॉल है काफ़ी बिलो नॉर्मल रहे हैं और एग्रीकल्चर इनकम काफ़ी अफेक्ट हुए हैं इसकी वजह। तो इसीलिए सरकार को ये करना पड़ा कि जहां प्रॉब्लम है वहां तो एक्सपेंडिचर करनी चाहिए, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का जो बोरोइंग कैपेबिलिटी है, जिसको अंग्रेजी में डेट सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, हमें कितने हद तक गवर्नमेंट मतलब बोरो कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट का जो रिपेमेंट पावर उसमें कोई अफेक्ट ना हो जाए, वो सारे मैटर को गवर्नमेंट कंसिडर करते हुए 3.5% मेंटेन किया हुआ है। और सिर्फ ये नहीं, सरकारी जो एक्सपेंडिचर होगा उसके साथ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। 31,000 करोड़ तक, 31,300 करोड़ तक कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जैसे कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, IRFC हुआ या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हुआ, वो भी मार्केट से, बाजार से लोन लेंगे। तो एक तरफ एक्सपेंडिचर को बढ़ोतरी दी गई है, दूसरी तरफ जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, जो कि हमारा देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी प्रोटेक्ट। कई सारी पॉलिसी अनाउंसमेंट करती है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें टिकी रहती हैं आम लोगों की कि हमारे इनकम टैक्स में छूट बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है। बजट पेश होने के बाद बाहर निकला तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि इनकम टैक्स छूट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मैंने कहा कि इनकम टैक्स छूट नहीं बढ़ा, हाँ लोअर टैक्स स्लैब के लिए कुछ राहत जरूर दी गई है। तो ये उधेड़बुन आप लोगों को भी था कि नहीं, आप लोगों ने कहा कि नहीं सिर्फ लोअर टैक्स को राहत देनी है, बाकी को हम लोग स्लैब में कोई चेंज नहीं करेंगे? हाँ, वो एक्चुअली इसके पीछे एक कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 लाख से 2.5 लाख का जो एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाया था वो अभी बढ़ाया था। एक तो ये रीजन है, और दूसरा ये रीजन होता है कि जब हम सबको अक्रॉस द बोर्ड टैक्स स्लैब बढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा 30% स्लैब वाले लोगों को ही होता है और छोटे लोगों को कम फायदा होता है, और ये फायदा देने में सरकार के बहुत सारा पैसा चला जाता है। सो कॉन्शियसली हमने ये डिसाइड किया कि जो छोटे लोग हैं उनको हेल्प किया जाए, जो बड़े लोग हैं 20% 30% स्लैब वाले, उनको तो वैसे भी ज्यादातर लोग वो एम्प्लॉइज होते हैं सरकारी और बाकी ऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनका तो सैलरी बढ़ता ही रहता है। 7th पे कमीशन आएगा तो काफी सारा उनका तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो छोटे लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उनके लिए हमने जो छूट दी है उसका अगर आप हिसाब किताब लगाए तो कुल मिला के 6,600 रुपये का टैक्स लायबिलिटी कम हो सकता है, जिनकी आमदनी 5 लाख से कम है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन हमारे अवार्ड्स अभी भी जारी है। वैसे जिन लोगों से लक्ष्मण बात कर रहे थे वो लोग थे जिन्होंने बजट बनाने में बड़ा योगदान दिया है, और इनका प्लान लगता है कि भारत हेल्दी रहे। राइट, तो ब्रेक के बाद एक हेल्दी अवार्ड आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वित्त मंत्री को क्या मिलने जा रहा है, इस ब्रेक के बाद देखिए। सिंधी की आवाज पर हम आपको बजट का 360 डिग्री व्यू दे रहे हैं, यानी हर पहलू हम आपको बता रहे हैं, और ये हमने किया है एक अवार्ड सेरेमनी के जरिए। अब जो आखिरी अवार्ड है इस शाम का, विपिन, क्या जाता है वित्त मंत्री जी को? वित्त मंत्री जी चाहते हैं कि पूरा देश स्वस्थ रहे और यहाँ के नागरिकों की स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो वित्त मंत्री जी को हम जो आखिरी अवार्ड दिन का दे रहे हैं वो है हेल्दी इंडिया अवार्ड। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में हेल्थ पर एक हाई पॉइंट था, और मंत्री जी ने आपकी सेहत से जुड़े भी कई ऐलान किए। वित्त मंत्री ने नई स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना शुरू की है। सबको सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए जेनेरिक दवा के 3,000 नए स्टोर्स खोले जाएंगे, और राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा शुरू होगी। सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस होगी, उपकरणों पर भी ड्यूटी छूट मिलेगी। गरीब महिलाओं को धुएं से बचाने का भी प्रावधान किया है, क्योंकि बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन अब दी जाएगी। सिगरेट तंबाकू को महंगा कर सरकार ने एक तरह से सेहत पर भी ध्यान दिया है।
adopting the 14th Finance Commission recommendations. और जाते जाते आपको दिखा दें एक बार फिर क्या क्या अवार्ड मिले हैं आज वित्त मंत्री को बजट पर। सबसे पहला है संस्कारी रॉबिन हुड अवार्ड, क्योंकि अमीरों से लो और गरीबों को दो, ये लगता है बजट का सबसे बड़ा मोटो। किसानों पर है ध्यान। राइट। दूसरा अवार्ड है सादा जीवन अवार्ड, जहां पर वित्त मंत्री ने हवाई सफर से लेकर गाड़ियां सब कुछ महंगे कर दिए ताकि आप सादा जीवन बिताएं और खर्चा ना करें। दूसरी तरफ है टैक्स ट्रेजेडी अवार्ड, क्योंकि टैक्स पेयर जो आम टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ खास मिला ही नहीं है, ना एग्जेम्पशन मिला है, ना कोई बड़ी छूट। सरचार्ज के सरताज है वित्त मंत्री, ये अवार्ड भी उनको जाता है क्योंकि घर खरीदार को कोई राहत नहीं है। कई तरह के सेस यहां पर लगा दिए गए हैं और कल्याण सेस, किसान कल्याण सेस तो लगभग आपकी हर चीज पे लगने वाला है। सफेदी चमकार अवार्ड भी गया है वित्त मंत्री जी को, ये इसलिए क्योंकि काले धन को सफेद बनाने के लिए एक नया विंडो खोला गया है। और ये सूट को बूट अवार्ड इसलिए जाता है क्योंकि बार बार सूट बूट की सरकार कहलाने वाली सरकार ने इस बार कॉर्पोरेट से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया। वित्तीय जादूगर अवार्ड भी गया है वित्त मंत्री जी को, क्योंकि 3.5% का फिस्कल डेफिसिट वो बनाए रखेंगे, लेकिन कैसे ये अभी भी साफ नहीं है। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा अवार्ड सेरेमनी। तो वित्त मंत्री जी के नाम 9 अवार्ड गए, और 9 इसलिए तमन्ना क्योंकि आज उन्होंने अपने भाषण की जो शुरुआत की थी उसमें बजट के 9 पॉइंट्स रखे थे। चलिए, बजट का विश्लेषण तो जारी रहेगा CNBC आवाज पर, लेकिन फिलहाल मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत इस खास कार्यक्रम। नमस्कार।